नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। बात करेंगे एक ऐसे वंश की जिसने मध्यकालीन उत्तर भारत पर आप देखें तो एक गहरी छाप छोड़ी। चौहान वंश जी। करीब 7वीं से 12वीं सदी के बीच है ना। राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि दिल्ली तक इनका असर रहा। हाँ, काफी फैला हुआ था इनका प्रभाव। हमारे पास एक समीक्षा है, चौहान वंश शौर्य और विरासत। तो आज इसी के आधार पर हम इस वंश के इतिहास, उनकी उत्पत्ति की वो जो दिलचस्प कहानियां हैं, हाँ हाँ, वो अग्निकुल वाली। हाँ वही, और प्रमुख शासक, उनकी संस्कृति और उनकी विरासत, इन सब पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। और जाहिर है, चौहानों की बात हो और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है। और वो उत्पत्ति वाली कहानी, अग्निकुल वाली, हाँ। उस पर भी जरा बात करनी है। जी हाँ, जरूर। चौहानों की उत्पत्ति का जो सवाल है वो हमेशा से ही इतिहासकारों के लिए और कहानियों में भी बड़ा रोचक रहा है। एक सिरा तो हमें वही अग्निकुल सिद्धांत की तरफ ले जाता है, जैसे पृथ्वीराज रासो है या प्रबंध चिंतामणि, मध्यकालीन ग्रंथ हैं ये। हाँ, सुना है इनके बारे में। तो इनमें कहा गया है कि माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ था और उसके अग्निकुंड से 4 योद्धा कुल निकले, चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार। अच्छा, ये सुनने में तो बड़ा मतलब नाटकीय ऐसा लगता है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक आधार भी है या ये बस बाद की साहित्यिक कल्पना ज्यादा है? सही सवाल है। देखिए, ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये काव्यात्मक ज्यादा है, प्रतीकात्मक है। अच्छा। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो कई अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद इनका संबंध विदेशी मूल से था, जैसे शक या हूण, जो बाद में भारतीय समाज में घुल मिल गए। ओहो, ये भी एक थियोरी है। जी। और एक और मजबूत मत ये भी है कि ये यहीं के मतलब स्थानीय योद्धा समूह थे जिन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और राजस्थान के इलाके में एक बड़े राजपूत वंश के तौर पर उभरे। तो हाँ, इतिहासकारों में इसको लेकर क्या कहते हैं, एक राय नहीं है। अच्छा, तो यानी उत्पत्ति पर अलग-अलग नजरिए हैं। चलिए, ये दिलचस्प है। अब उन शासकों की बात करते हैं जिन्होंने इस वंश को इतनी शोहरत दिलाई। विग्रहराज चतुर्थ का नाम मैंने सुना है, काफी सम्मान से लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल लगभग 1150 से 1164 ईस्वी के आसपास रहा, वो एक असाधारण शासक थे। कमाल के। किस तरह से? उन्होंने सिर्फ अजमेर और दिल्ली के आसपास चौहान शक्ति को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि वो खुद संस्कृत के बड़े विद्वान और कवि भी थे। अरे वाह। उनका लिखा एक नाटक है हर्ष विलास, वो आज भी मिलता है। सोचिए जरा, एक शासक जो तलवार भी चलाए और कलम भी। ये तो वाकई कमाल की बात है, योद्धा भी और कवि भी। लेकिन हाँ, जब चौहान वंश का नाम आता है तो एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजता है वो है पृथ्वीराज चौहान। निसंदेह। पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासन 1178 से 1192 ईस्वी तक रहा, वो यकीनन इस वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। दिल्ली और अजमेर। जी, दिल्ली और अजमेर उनके सत्ता के मुख्य केंद्र थे और इतिहास में उनका नाम जुड़ा है मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के युद्धों से। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, उसमें तो उन्होंने गौरी को बुरी तरह हराया। जी। लेकिन फिर इतिहास ने करवट ली और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी हार हुई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता की और प्रेम की भी और हार की कहानियां वो चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में बहुत विस्तार से मिलती हैं। हालांकि इतिहासकार उसकी ऐतिहासिक सच्चाई पर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, और उनके समय में प्रशासन कैसा था? संस्कृति का क्या माहौल था? अजमेर का जिक्र बार बार आता है। हाँ। अजमेर तो जैसे चौहानों का दिल था। अगर हम वास्तुकला की बात करें तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, वो मस्जिद। जी। पर दिलचस्प बात यह है कि कुछ मानते हैं कि वो मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय या शायद मंदिर था, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। अच्छा। चौहान काल में संस्कृत साहित्य को, काव्य को और हाँ, युद्ध कला को भी काफी बढ़ावा मिला। लेकिन फिर तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के बाद इतना शक्तिशाली साम्राज्य एकदम से बिखर सा गया। पता नहीं इतनी तेजी से कैसे हुआ। देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई एक तरह से निर्णायक मोड़ थी। पृथ्वीराज की हार और उनकी मृत्यु के बाद जो केंद्रीय ढांचा था चौहान साम्राज्य का, वो बिखर गया। और इसी जीत ने उत्तर भारत में तुर्क शासन यानी दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी। हालांकि ऐसा नहीं कि चौहान एकदम खत्म हो गए। उनकी कुछ शाखाएं थीं, जैसे रणथंबोर में और दूसरी छोटी रियासतों में, वो कुछ समय तक संघर्ष करती रहीं, लेकिन वो पहले वाला असर नहीं रहा। तो मतलब साम्राज्य तो बिखर गया,
लेकिन चौहानों की वीरता की, खासकर पृथ्वीराज चौहान की, वो विरासत तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। चौहान वंश और खासतौर पर पृथ्वीराज चौहान वो भारतीय इतिहास में वीरता, शौर्य और बाहरी ताकतों के प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक बन गए। हाँ, ये तो है। उनकी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, लोकगीतों में, नाटकों में, और अब तो आप देखिए फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में। उनके समय के किले, स्मारक, युद्धों की गाथाएं, ये सब हमारी ऐतिहासिक याददाश्त का एक अहम हिस्सा हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो कह सकते हैं कि चौहान वंश मध्यकालीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। अपनी वीरता, अपनी संस्कृति और उस प्रतिरोध की भावना के लिए जाना गया। और पृथ्वीराज चौहान तो विदेशी हमलों के खिलाफ संघर्ष के एक नायक बन गए। सही कहा। उनकी कहानियां, उनके दौर की बची हुई निशानियां, वो आज भी इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय हैं और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी। और ये सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि इतिहास की ये जो वीरता की कहानियां होती हैं, जैसे चौहानों की हैं, ये कैसे समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक पहचान और हमारी सामूहिक स्मृति को आकार देती रहती हैं।